अध्याय 540। ये बुरा है। जयपुर शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान और धुंधली रोशनी वाली सड़क पर एक हल्की बुदबुदाहट सुनाई दे रही थी। पास की जमीन खून के ताज़ा निशानों से सनी हुई थी और ठंडी हवा में खून की एक अजीब तीखी गंध तैर रही थी। एक व्यक्ति सड़क के किनारे कमजोरी की हालत में बैठा था और भारी सांसें ले रहा था। उसकी भौहें तनी हुई थीं और दांत भिंचे हुए थे, मानो वह किसी तीव्र दर्द को सह रहा हो। एक दुर्घटना फिर भी हो गई, लेकिन मैंने इस बार वास्तव में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया था। किसने सोचा था कि सागर ने जिस भूत को आज़ाद किया है वह इतना भयानक होगा। मैं लगभग हार मान चुका था और यहीं मर जाता। उसे नहीं लगा कि इस बार योजना में कोई गलती थी। घोस्ट एनवॉय को दबाने के लिए घोस्ट पेंटिंग का उपयोग करना एक बड़ी सफलता थी। घोस्ट पेंटिंग को फुसलाकर दूर ले जाने में भी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन सागर के हिस्से में कुछ गलत हो गया। जब उसके पुनर्जीवित होने का समय अभी नहीं आया था, तो भूत पहले ही नियंत्रण से बाहर कैसे हो गया। सौम्यजीत, तुम बहुत खराब दिख रहे हो, क्या तुम मरने वाले हो? उसी क्षण अचानक पास में एक आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद एक आकृति दिखाई दी जो कहीं से भी प्रकट होती हुई लग रही थी, और अगले ही पल उसके सामने डरावनी स्थिति में खड़ी थी। तभी सौम्यजीत ने अपनी आंखें खोलीं और थोड़ा ऊपर देखा। रोहन, क्या मुख्यालय ने घोस्ट डोमेन वाले तुम जैसे किसी व्यक्ति को हमारी मदद के लिए भेजा है? अभी स्थिति कैसी है? तुम अभी भी काफ़ी समझदार लग रहे हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारी हालत उतनी खराब नहीं है जितनी मैंने कल्पना की थी, रोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और साथ ही अपनी सावधानी भी थोड़ी कम कर दी। अगर सौम्यजीत मर जाता तो उसे एक से अधिक व्यक्ति का सामना करना पड़ता। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन भयानक भी नहीं है। घोस्ट पेंटिंग की योजना अभी भी चल रही है, लेकिन गायब हुए दो भूतों का कहीं पता नहीं चल रहा है। कम से कम मैं पूरे जयपुर शहर में घूम चुका हूं और मुझे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। वे चीजें पूरी तरह से गायब हो गई लगती हैं, रोहन ने कहा, और उसकी मुस्कान गायब हो गई क्योंकि उसने भी अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ ली थीं। वे निश्चित रूप से कहीं छिप गए होंगे। सौम्यजीत की निगाहें गहरी हो गईं। आखिरकार एक घोस्ट एनवॉय को अभी अभी संभाला गया है, और इतनी क्षमता वाली घोस्ट पेंटिंग भी निश्चित रूप से प्रभावित हुई होगी, अन्यथा उनके घोस्ट डोमेन अचानक गायब नहीं होते। अरूप गुप्ता का अनुमान सही था, घोस्ट पेंटिंग को दबा दिया गया है। अभी घोस्ट पेंटिंग के खतरे का स्तर निश्चित रूप से एक वास्तविक एस क्लास तक नहीं पहुंचता है। यदि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है तो हम एक साथ 2 एस क्लास पारलौकिक घटनाओं को हल कर लेंगे। बात तो सही है, भूत स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को दबाते हैं, खासकर जब से घोस्ट एनवॉय के पास अन्य भूतों को दबाने की बेजोड़ क्षमता है। ये तर्कसंगत है कि घोस्ट पेंटिंग प्रभावित होगी, रोहन ने सिर हिलाया। लेकिन दुर्घटनाओं से बचना हमेशा कठिन होता है ना? हालांकि आदर्श तो 2 कठिन मामलों को सुलझाना है, लेकिन वास्तविकता इसकी अनुमति नहीं देती। मुझे लगता है कि तुम्हें अभी इसके बारे में चिंता करना छोड़ देना चाहिए और आराम करना चाहिए। एम्बुलेंस रास्ते में है। बोलने के बाद उसने सौम्यजीत की वर्तमान स्थिति को एक बार फिर गौर से देखा। दूर से एक वाहन गुजरा और उसकी रोशनी के उजाले में अंधेरे में छिपी सौम्यजीत की आकृति दिखाई देने लगी। वह खून से लथपथ था और उसके शरीर पर त्वचा का नामो निशान नहीं बचा था। खून रिसती हुई मांसपेशियां साफ दिख रही थीं, यहाँ तक कि उसकी खोपड़ी और चेहरे की त्वचा भी गायब हो चुकी थी, मानो किसी ने बेरहमी से उसे जिंदा ही छील दिया हो, जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। वैज्ञानिक दृष्टि से इतनी गंभीर चोटों और खून की कमी के कारण सौम्यजीत की बहुत पहले ही मृत्यु हो जानी चाहिए थी। फिर भी अत्यधिक दर्द सहने के अलावा उसमें मरने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। चूंकि उसका भूत वापस आ गया है तो मेरा स्किन कोड कहाँ है? सौम्यजीत की नज़र थोड़ी बदली। वह अब सागर के विशेष मामले पर विचार नहीं कर रहा था। उस मामले की जांच स्वाभाविक रूप से मुख्यालय द्वारा की जाएगी, यह उसकी चिंता का विषय नहीं था। अभी भी वहीं खड़ा है। मुझे पता है कि वह चीज़ खतरनाक है और मैंने पास जाने की हिम्मत नहीं की, रोहन ने कुछ ही दूरी पर एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा। वहां एक धुंधली आकृति निश्चल खड़ी थी। यदि कोई बारीकी से देखता तो वह ये जानकर सहम जाता कि यह कोई इंसान नहीं था, बल्कि शरीर के बिना एक पूरी त्वचा थी जो अंदर से खाली थी। इस त्वचा का रूप, रंग और चेहरे के नैन नक्श वही थे जो पहले सौम्यजीत के थे। जेमिनाई सेड, वास्तव में सौम्यजीत का वह रूप उसका असली चेहरा नहीं था। वह हमेशा से उस स्किन कोड का रूप था जिसे वह सबके सामने रखता था। सौम्यजीत का असली चेहरा कैसा है, यह शायद केवल वह खुद या उसके पुराने रिश्तेदार और दोस्त ही जानते होंगे। वह स्किन कोट जंगल के पास किसी जीवित व्यक्ति की तरह निश्चल खड़ा था, लेकिन जानकार लोग समझते थे कि वह किसी के गुजरने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही कोई खतरनाक दायरे के भीतर आता,
वह खाली खाल उस व्यक्ति पर जबरन चढ़ जाती और उसे भूत का हिस्सा बना लेती। शुरुआत में जब सौम्यजीत इस खाल के संपर्क में आया था तब ये खुद से सक्रिय नहीं होती थी, लेकिन अब ये खाल और भी विचित्र और अनियंत्रित हो गई थी। सौम्यजीत लड़खड़ाते हुए उस खाल की ओर बढ़ा। वह अब उस भूत से अलग नहीं रह सकता था। इससे पहले सागर के भूत के हमले के कारण ये खाल दब गई थी और अपनी जान बचाने के लिए उसे अपनी खाल उतारकर भागना पड़ा था। लेकिन उस स्किन कोट के बिना वह ज़्यादा देर जीवित नहीं रह पाता। लंबे समय तक उसे पहनने के कारण उसका अपना शरीर भूत के प्रभाव से बुरी तरह गल चुका था। केवल पुराना संतुलन बनाकर ही वह जीवित रह सकता था, अन्यथा 1 घंटे के भीतर ही भूत के पुनर्जीवन के कारण उसकी मृत्यु हो जाती। जैसे ही वह खाल के पास पहुंचा, अंधेरे जंगल से दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी, जैसे किसी के शरीर पर जबरन कोई बाहरी खाल सिली जा रही हो। ये दर्द अपनी खाल उतारने के दर्द से कहीं अधिक भयानक था। एक ही रात में 2 बार ऐसी यातना सहने के बाद कोई भी सामान्य व्यक्ति आत्महत्या कर लेता या पागल हो जाता। लेकिन आधे घंटे बाद सौम्यजीत उस अंधेरे जंगल से बिल्कुल ठीक और शांत स्थिति में बाहर निकला। वह न तो पागल हुआ था और न ही उसने हार मानी थी। जेमिनाई सेड, जीवित बचना आसान नहीं था, है ना? रोहन ने कहा। सौम्यजीत ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उसके पास से गुजरते हुए आगे बढ़ने लगा, प्रस्थान की दिशा की ओर। वह अप्रभावित लग रहा था, फिर भी उसकी चेहरे की ढीली त्वचा और खून जैसी लाल आंखों में एक इंसान जैसी जीवंतता की कमी थी, और उनमें एक खालीपन और सुन्नता आ गई थी जो किसी असली भूत के करीब थी। रोहन ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन उसके पीछे नहीं गया, बल्कि एक अलग दिशा में चल पड़ा। उसे अभी भी यह सुनिश्चित करना था कि नई जलाई गई घोस्ट कैंडल, भूतिया मोमबत्ती बुझ न जाए। वह सौम्यजीत की रक्षा कर रहा था, लेकिन अब भूत के हमले के बाद उसकी हालत खराब होने के कारण किसी और को कमान संभालनी थी। वह भयानक रात समय बीतने के साथ अंततः समाप्त हो जाएगी। शहर के अधिकांश निवासी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन जब सुबह हुई तो यह अंतर्राष्ट्रीय महानगर अभी भी अपनी सामान्य लय में काम कर रहा था। रोहित को लगा कि अगर यह घटना न हुई होती तो वह अभी भी जयपुर शहर में जैसे तैसे गुजारा कर रहा होता, निश्चित रूप से यहाँ नहीं आता। टी। उसी क्षण उसके निजी फोन पर एक संदेश आया। रोहित ने अपना फोन निकाला और उस पर नजर डाली। सुनिधि का संदेश। अच्छा है, जब मुख्यालय ने घोस्ट एनवॉय की घटना को संभाल लिया है तो अब मेरे लिए कदम उठाने का समय आ गया है। वैसे भी मैं इससे बच नहीं सकता, बेहतर है कि पहल की जाए। लड़ाई में जो पहला वार करता है पलड़ा उसी का भारी रहता है। जेमिनाई सेड। अध्याय 541, रोहित की कार्रवाई। अब किंग एंटरटेनमेंट क्लब के प्रवेश द्वार पर सड़क के किनारे एक लाल स्पोर्ट्स कार बड़े ही आकर्षक और साहसिक अंदाज में खड़ी थी। एक लंबी सुंदर महिला धूप का चश्मा पहने कार के हुड पर बैठी थी। उसकी निगाहें होटल की दिशा में टिकी थीं, मानो वह किसी का इंतजार कर रही हो। तुमने मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करवाया, तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा समय के पाबंद हो। एक पल के बाद सुनिधि के होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। अपना चश्मा हटाने के बाद उसका सलीके से मेकअप किया हुआ चेहरा सामने आया। उसकी गहरी आंखें होटल के गेट से बाहर निकलते हुए रोहित को देख रही थीं। रोहित ने चारों ओर नजर दौड़ाई। मुझे लगा था कि तुम सामान भेजने के लिए किसी और को भेजोगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद आओगी। क्या इतनी जल्दी अपनी पहचान उजागर करना मुसीबत मोल लेना नहीं है? रोहित ने अपने दोस्तों के घेरे में सुनिधि को एक मोहरे के रूप में रखा था और पकड़े जाने पर उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती। फिर भी सुनिधि एक खिलखिलाती मुस्कान के साथ अपनी लंबी और सुडौल टांगों से चलते हुए उसके पास आई। उसने सीधे रोहित की बाहों में हाथ डाल दिया। अगर पकड़ी भी गई तो क्या बड़ी बात है? बहुत बुरा हुआ तो मैं तुम्हारे साथ जयपुर वापस चली जाऊंगी। क्या तुम्हारी कोई कंपनी नहीं है? क्या तुम्हें एक सुंदर सेक्रेटरी की ज़रूरत है? मैं मुफ्त में काम कर सकती हूँ, बस रहने और खाने का इंतज़ाम कर देना। मेरे पास पहले से ही एक मुफ्त सेक्रेटरी है और वह काफ़ी मददगार है। मेरा उसे बदलने का कोई इरादा नहीं है। रोहित का चेहरा शांत रहा। सुनिधि की छेड़खानी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े खिलाड़ी हो। सुनिधि ने शरारत से अपनी आंखें सिकुड़ी। कोई बात नहीं, एक और जोड़ लो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आखिर मुझे खुद पर भरोसा है। अंत में तुम निश्चित रूप से मुझे ही चुनोगे। रोहित अपनी जगह रुक गया और उसे गंभीरता से देखने लगा। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारी पहचान वास्तव में उजागर हो गई तो तुम मेरे साथ जयपुर जाने के लिए जीवित बचोगी? हमारे जैसे लोगों के लिए किसी को इस दुनिया से गायब करना एक चींटी को कुचलने से भी आसान है। मैं तो बस मजाक कर रही थी। सुनिधि की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ।
बात बस इतनी है कि दोस्तों के समूह के कई विभागाध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण मामलों में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें मुझ जैसी मामूली सहायक की गतिविधियों की परवाह नहीं है। आखिर चींटी कितनी भी छोटी क्यों न हो, अगर वह अच्छी तरह छिपी रहे तो वह भी अंत तक जीवित रह सकती है ना? कार में बैठो, बाहर काफी ठंड है। अब सर्दी का मौसम था और बाहर का तापमान कम था, जल्द ही बर्फबारी शुरू होने वाली थी। कार में बैठते ही हीटर ने बाहर की ठंड को तुरंत दूर कर दिया। सुनिधि ने तुरंत ड्राइवर की सीट रोहित को दे दी और खुद बगल वाली सीट पर बैठ गई। फिर उसने अपना भारी जैकेट उतारा, जिसके नीचे उसने केवल एक पतला सा नाइट गाउन पहना था। जो काम तुमने मुझे सौंपा था उसे पूरा करने के लिए मैंने कल पूरी रात ओवरटाइम किया है। तुम्हें बाद में इसकी अच्छी भरपाई करनी होगी, उसने अलसाए हुए स्वर में जम्हाई लेते हुए कहा और फिर कोमल लहजे में रोहित को आंख मारी। रोहित ने उस महिला पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि सुनिधि जो कुछ भी कर रही थी वह उसकी अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि बदली हुई यादों का परिणाम था। तुमने कहा कि सर्कल ऑफ फ्रेंड्स के विभागाध्यक्ष सभी व्यस्त हैं। क्या हुआ है? रोहित ने उसे गौर से देखा, उसकी आंखें तेज थीं। उसने सुनिधि की मोहक अदाओं से विचलित हुए बिना उसकी पिछली बात में छिपी जानकारी को पकड़ लिया था। क्या तुम्हें मुख्यालय से कोई सूचना नहीं मिली? तुम्हारे वर्तमान स्तर को देखते हुए तुम्हारी उस पूनम को तुम्हें कल रात की घटनाओं के बारे में बता देना चाहिए था। आखिरकार ये काफी महत्वपूर्ण मामला है, सुनिधि ने कहा और फिर समय की ओर देखते हुए बोली, शायद अभी इतनी जल्दी खबर न मिली हो। वैसे भी सर्कल ऑफ फ्रेंड्स के माध्यम से खबरें मुख्यालय की तुलना में तेजी से फैलती हैं। कल रात रोहित के हाव भाव थोड़े बदल गए। वही घोस्ट पेंटिंग वाला मामला। सुनिधि पीछे की सीट से एक दस्तावेजों वाला बैग उठाने के लिए मुड़ी। हाँ, कल रात घोस्ट पेंटिंग से 5 भूत निकले। योजना के अनुसार उनमें से 3 को घोस्ट कैंडल की मदद से दूर ले जाया गया, लेकिन एक छोटी सी घटना हो गई और 2 भूत लापता हो गए। अब तक उनका पता नहीं चल पाया है। मुख्यालय पहले से ही तलाशी ले रहा है, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला है। पिछली बार इस मामले को रोहन ने संभाला था, इसलिए अब सर्कल ऑफ फ्रेंड्स को भी अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है। अगर घोस्ट पेंटिंग की घटना बेकाबू होती है तो कम से कम आधी जिम्मेदारी हमारे सर्कल पर आएगी, खासकर इसलिए क्योंकि भूत उनके हाथों से फिसले हैं। यह उन सभी सदस्यों की जानकारी है जो मैं अब तक जुटा पाई हूं, एक नज़र देख लो। ये कहकर उसने दस्तावेजों का बैग रोहित को थमा दिया। रोहित ने इसे ले लिया। एक संभावित एस लेवल पारलौकिक खतरा सर्कल ऑफ फ्रेंड्स को व्यस्त रखने के लिए काफ़ी है, खासकर अभी जब टीम लीडर तय करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहते हुए उसने बैग खोला। उसके अंदर विभिन्न व्यक्तिगत फाइलें थीं। इतनी सारी। लापरवाही से पन्ने पलटते हुए उसने देखा कि वहां दर्जनों फाइलें थीं, जिससे रोहित की भौहें तन गईं। सर्कल ऑफ फ्रेंड्स में शामिल होने वाले घोस्ट कंट्रोलर्स की संख्या उसकी उम्मीद से कहीं अधिक थी। सुनिधि ने कुछ बेबसी से कहा, ये तो केवल एक हिस्सा है, इसीलिए मेरा सुझाव है कि तुम कार्रवाई करने में इतनी जल्दबाजी न करो। एक बार जब तुम सूची में मौजूद इन सदस्यों को निशाना बनाना शुरू करोगे तो संभावना है कि तुम दूसरों के गुस्से को भड़का दोगे। तुम उनके पलटवार को नहीं झेल पाओगे और मुख्यालय भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। रोहित अपने सामने मौजूद सूची को देखकर गहरे विचार में डूब गया। वाकई, जैसा कि सुनिधि ने कहा था, सर्कल ऑफ फ्रेंड्स में उसकी कल्पना से कहीं अधिक लोग थे। उन्हें एक एक करके खत्म करना बिल्कुल अवास्तविक था, और इस बात को तो भूल ही जाए कि प्रत्येक घोस्ट मास्टर के पीछे अन्य शक्तियां भी छिपी हो सकती हैं। इसे छोड़ो, किसी दूसरे तरीके के बारे में सोचते हैं। हम इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। सबसे अच्छा तो ये होगा कि पहले कप्तान का पद सुरक्षित कर लिया जाए। अगर मैं कदम नहीं उठाता तो सर्कल ऑफ फ्रेंड्स के लोग मेरे पीछे आएंगे। उन्होंने अपनी योजनाएं पहले ही बना ली हैं। क्या मुझे उनके वार करने का इंतजार करना चाहिए? रोहित ने अपने हाथ में मौजूद दस्तावेज नीचे रखे और कठोर भाव से कहा, इसलिए मुझे ही पहल करनी होगी। ये काफी खतरनाक होगा। सुनिधि चिंता से भरी हुई थी और उसके मन में आत्मविश्वास की कमी थी। रोहित ने सूची की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, इस सूची में कितने लोग अपनी मर्जी से सर्कल ऑफ फ्रेंड्स की सेवा कर रहे हैं? अधिकांश तो केवल नाम के लिए हैं। मैं घोस्ट मास्टर्स के स्वभाव को तुमसे बेहतर समझता हूं। तुम करना क्या चाहते हो? सुनिधि ने संदेह जताते हुए पूछा। हर शक्ति के अपने मुख्य सदस्य होते हैं, है ना? मुख्य सदस्यों की संख्या बहुत अधिक नहीं हो सकती। उन्हें खत्म कर दो और सर्कल ऑफ फ्रेंड्स समाप्त हो जाएगा। रोहित ने सूची सुनिधि को थमा दी। तुम इसे सबसे अच्छी तरह जानती हो। इन्हें छांटने में मेरी मदद करो। मुख्य सदस्यों को बिखेर देना। ये वास्तव में एक तरीका है, लेकिन क्या ये वाकई इतना प्रभावी होगा? क्या दूसरे लोग खड़े नहीं होंगे?
सुनिधि ने सामग्री वापस लेते हुए कहा। वे खड़े नहीं होंगे। मैं जल्दी ही यह बात फैला दूंगा, घोस्ट मास्टर, सकल के लोगों को बता दूंगा कि मैं घोस्ट आई रोहित, सकल ऑफ फ्रेंड्स के लोगों से लड़ने जा रहा हूं। जो मरना नहीं चाहते उनके लिए बेहतर होगा कि वे दूर रहें, रोहित ने कहा। सुनिधि तुरंत रोहित की योजना समझ गई। वह अपनी प्रतिष्ठा का उपयोग दूसरों को डराने और उन्हें जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से रोकने के लिए करना चाहता था। लेकिन क्या वह वास्तव में उन्हें डरा पाएगा? घोस्ट मास्टर्स पागलों की एक जमात थे, उनके व्यवहार का अनुमान सामान्य मानवीय तर्क से नहीं लगाया जा सकता था। हम केवल इसका प्रयास कर सकते हैं, सुनिधि ने मन ही मन सोचा। वह परिणाम का पूर्वानुमान लगाने में असमर्थ थी और रोहित को इस योजना को छोड़ने के लिए राजी भी नहीं कर पा रही थी। इसलिए वह केवल रोहित की रणनीति का समर्थन ही कर सकती थी। जल्द ही उसने अपने हाथों में मौजूद सामग्रियों से एक सूची निकाली। ये लो, सकल ऑफ फ्रेंड्स के मुख्य सदस्य वास्तव में बहुत कम हैं। यदि तुम कोई कदम उठाने जा रहे हो तो मेरा सुझाव है कि इस व्यक्ति से शुरुआत करो। वह अब किंग एंटरटेनमेंट क्लब का अध्यक्ष है। यदि सकल के लोग तुम्हारे खिलाफ कोई योजना बनाते हैं तो निश्चित रूप से वही योजनाकार होगा। रोहित ने सूची ली और तुरंत उसकी भौहें तन गईं। एक साधारण व्यक्ति? हाँ, भले ही रॉबिन विलियम्स एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन वह बहुत सी चीजों में शामिल है और सारा काम वही संभालता है। आखिर अधिकांश घोस्ट मास्टर्स का दिमाग सामान्य नहीं होता और इतनी बड़ी कंपनी को ऐसे लोगों के हाथों में छोड़ना संभव नहीं है। बेशक रॉबिन विलियम्स से निपटना कठिन नहीं है, लेकिन उसके पास अंगरक्षक हैं। सुनिधि ने बात पूरी की और एक अन्य दस्तावेज थमा दिया। ये रहा वह व्यक्ति, परिमल। वे अभी कहाँ हैं? रोहित ने पूछा। रॉबिन विलियम्स अभी निश्चित रूप से ऑफिस में होगा। तुम अब किंग एंटरटेनमेंट क्लब के अंदर कोई कदम नहीं उठा सकते, इसलिए तुम्हें पहले परिमल को ढूंढना होगा। इस समय उसे अब किंग एंटरटेनमेंट क्लब के सामने वाली सड़क पर स्थित एक बार में होना चाहिए। मुझे रास्ता बताओ। रोहित ने गंभीरता से परिमल की जानकारी देखी और फिर कार स्टार्ट कर दी। परिमल सामान्य घंटों के दौरान ऑफिस में नहीं दिखता है। रॉबिन विलियम्स के काम खत्म करके घर जाने के लिए निकलने के बाद ही परिमल अपनी गाड़ी से उसका पीछा शुरू करता है और रास्ते भर गुप्त रूप से उसकी रक्षा करता है। पहले परिमल को रास्ते से हटाकर बाद में हम उसकी कार चला सकते हैं, ये नाटक करते हुए कि वह अभी भी जिंदा है, और रॉबिन विलियम्स का उसके घर तक पीछा कर सकते हैं। रास्ते में सुनिधि ने पहले ही कार्रवाई के पूरे क्रम पर विचार कर लिया था। हमारी कार्यक्षमता को देखते हुए जब तक कार्रवाई सुचारू रूप से चलती है, सकल ऑफ फ्रेंड्स के लोग समय रहते प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे। जब तक उन्हें कुछ गड़बड़ होने का एहसास होगा तब तक हम अपना काम लगभग पूरा कर चुके होंगे। हम पहुंच गए। कुछ देर बाद रोहित ने एक बार के प्रवेश द्वार के सामने गाड़ी रोकी। बार का दरवाज़ा कसकर बंद था और उस पर एक बोर्ड लटका था जिस पर लिखा था, व्यवसाय के लिए बंद। वह यहाँ नहीं है? रोहित ने पूछा। ये बार परिमल की निजी संपत्ति है, वह इसे जनता के लिए नहीं खोलता। तुम्हें पिछले दरवाजे से अंदर जाना होगा। मैं अभी अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती और केवल बाहर तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ, सुनिधि ने कहा। ठीक है। रोहित कार से उतरा और सीधे बंद शटर वाले दरवाजों की ओर बढ़ गया। अध्याय 542 पागल लोग। दिन के उजाले में अभी भी सुबह का समय था। जब रोहित बंद बार के अंदर दाखिल हुआ तो अचानक बजते कान फोड़ देने वाले संगीत ने उसका सिर चकरा दिया। उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और चारों ओर एक नज़र डाली। उसे वहां केवल उत्साहित युवक युवतियां दिखाई दिए जो संगीत के बीच अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को बाहर निकालने में व्यस्त थे और बेहद ऊर्जावान लग रहे थे। मुझे लगा था कि बंद होने के बाद ये जगह सुनसान होगी, लेकिन यहाँ मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा लोग हैं। क्या ये किसी तरह का दिखावा है? रोहित ने मन ही मन सोचा। लेकिन परिमल इस वक्त कहाँ हो सकता है? वह भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए अपने लक्ष्य की तलाश करने लगा। उसके आसपास के लोगों को यह एहसास तक नहीं हुआ कि कोई उनके बीच से लगभग अतार्किक तरीके से गुजर रहा है। उसी क्षण एक आलीशान निजी कमरे में 30 के आसपास की उम्र का एक व्यक्ति, जिसका चेहरा पीला और सूजा हुआ था, युवक युवतियों के एक समूह के साथ सिगरेट पीते हुए ताश खेल रहा था। वे सबसे सरल खेल खेल रहे थे, फाइट द लैंडलॉर्ड। हाँ, एक स्ट्रेट क्रमवार ताश फेंकने की हिम्मत, जब तक पीकर मर न जाओ तब तक रुकना मत। परिमल हंसा और उसने मेज पर कई ताश के पत्ते पटक दिए। इसे काटो, कोई बॉम्ब नहले पे धला है? अगर नहीं तो मेरी चाल है। नहीं काट सकते। धत तेरे की, तुम्हें स्ट्रेट की क्यों खेलना था? ताश खेलने वालों में 20-22 साल के 2 युवक शामिल थे, जिनके बगल में कई महिलाएं बैठी थीं। ये सभी यहाँ प्रेसिडेंट परिमल के साथ शराब पीने और ताश खेलने के लिए आए थे। एक के साथ 3, क्या कहते हो?
परिमल ने खेलना जारी रखा। पास। जल्द ही आखिरी पत्ता मेज पर गिरा और परिमल ये हाथ जीत गया। उसने मुस्कराते हुए अपने बगल में रखे बैग को लात मारी। लगता है तुम्हारी किस्मत कल वाले लड़कों से भी खराब है। मुझसे एक हाथ जीतो और 10,000 ले जाओ, पैसा यही है। अगर इसे ले जाना है तो तुम्हें इसे कमाना होगा, लेकिन हारने वाले हर पत्ते के बदले एक घूंट पीना होगा, यही नियम है। अपने हाथ में बचे पत्ते गिन लो, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। जाम भरो। उसके हाथ के इशारे के साथ ही दो महिलाओं ने तुरंत गिलास निकाले और उन्हें मेज पर सजा दिया। मेज को शराब से भरा देख उन दोनों युवकों का दिल बैठ गया, लेकिन आखिरकार उन्होंने दांत भींचे और चुनौती का सामना किया। थोड़ी ही देर में उनमें से कोई भी ज्यादा देर नहीं टिक सका और अचानक अपना मुंह दबाकर निजी कमरे से बाहर की ओर भागे। हाँ, इतनी जल्दी ढेर हो गए। अभी तो बस एक ही खेल हुआ है। परिमल ने तालियां बजाईं और जोर से हंसा, उसे इसमें बहुत मजा आ रहा था। मेरे लिए 2 और लोगों को कौन बुलाएगा? इस बार मेरा मूड अच्छा है, इनाम 2 गुना। वरना ऐसा लग रहा है कि आज मैं अपना पैसा बांट ही नहीं पाऊंगा। ये कहते हुए उसने अपने बगल वाले बैग से लापरवाही से नकदी की एक गड्डी निकाली और मेज पर रख दी। मैं जाऊंगी। उन महिलाओं की आंखें चमक उठीं और वे तुरंत मौके पर झपट पड़ीं। वे सभी यहाँ प्रेसिडेंट परिमल के साथ ताश खेलने और उसके द्वारा लुटाए जा रहे पैसों के लिए मौजूद थीं। फुर्तीले हाथों ने दसियों हजार झपट लिए, जबकि धीमे चलने वाले हाथों में केवल कुछ हजार या कुछ सौ ही आए। नज़ारा बिल्कुल अस्त व्यस्त था। परिमल मुस्कुराया और सिगरेट पीते हुए इस तमाशे को देखता रहा। उसका इसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। उसे इन तथाकथित सुंदरियों को अपने सामने आवारा कुत्तों की तरह हाथ पैर मारते देखना अच्छा लग रहा था, और ताश के बस कुछ ही राउंड नौजवानों को अपनी जान की परवाह किए बिना पीने पर मजबूर कर सकते थे। मैं पागल हूं या ये लोग? लगता है हम सब पागल हैं, बस कुछ दिखावा करते हैं और कुछ नहीं, उसने सोचा। वह खुद से काफी खुश महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद जेमिनाई सेड 2 और निडर युवक निजी कमरे में बुलाए गए, जो बड़ी जीत की उम्मीद में काफी उत्साहित दिख रहे थे। परिमल ने अपनी सिगरेट नीचे रखी और कहा, तुम सब नियम जानते हो, इसलिए अब और कोई बात नहीं। ताश फेंटो। मैं निष्पक्षता में विश्वास रखने वाला आदमी हूं, इसलिए हारने पर मुझ पर धोखाधड़ी का आरोप मत लगाना। लेकिन जैसे ही खेल शुरू होने वाला था, माफ करना दोस्त, तुम यहाँ अंदर नहीं जा सकते। बाहर से एक सुरक्षा गार्ड की आवाज आई। धड़ाम। एक तेज आवाज के साथ निजी कमरे का दरवाजा झटके से खुला और एक उदासीन चेहरे और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला युवक अंदर दाखिल हुआ। ये कौन है? तुमने तो मुझे डरा ही दिया, एक महिला ने चौंकते हुए चिल्लाकर कहा। हिलो मत। 2 सुरक्षा गार्ड तुरंत अंदर झपटे और घुसपैठिए को पकड़ लिया, उसे जमीन पर पटकने और काबू करने के लिए तैयार थे। हालांकि गार्ड्स को जल्द ही एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह युवक, जो देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं लग रहा था, आश्चर्यजनक रूप से भारी था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वे उसे नीचे नहीं गिरा सके। परिमल। रोहित की निगाहें बर्फीली और भावनाओं से शून्य थीं। वह सोफे के बीच में बैठे व्यक्ति परिमल पर केंद्रित था। परिमल स्पष्ट रूप से हक्का बक्का रह गया और कुछ हैरान दिखा। उसके चेहरे की वह जंगली मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसने अपने ताश के पत्ते नीचे रख दिए। जाहिर था कि उसने अचानक अंदर घुसने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली थी। क्या ये तुम्हारे अंगरक्षक हैं? रोहित ने परिमल की पहचान की पुष्टि करते हुए अपने बगल में खड़े 2 आदमियों पर नजर डाली। परिमल ने अपनी सिगरेट की राख झटकी और फिर से हंसने लगा। नहीं, कोई गलतफहमी मत पालो, मैं इन्हें नहीं जानता। अगर तुम्हारा मूड खराब है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर तुम इन्हें अभी इसी वक्त गायब कर दो। प्रेसिडेंट परिमल, मुझे सच में खेद है। ये हमारे काम में लापरवाही थी। हमें उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का वास्तव में जबरन अंदर घुस आएगा। मैं इसे अभी बाहर ले जाता हूं। दोनों सुरक्षा गार्डों ने आनन फानन में माफी मांगी। इन्हें देखो, इन दोनों बेवकूफ़ों में रत्ती भर भी समझ नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये पूरी जिंदगी सुरक्षा गार्ड ही बने रहेंगे और ये कहने की हिम्मत करते हैं कि ये मेरे लोग हैं। मैं मानता हूँ, ये वाकई मेरी गलती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे जैसी महत्वपूर्ण हस्ती मेरी इस खस्ताहाल जगह पर आएगी, प्रेसिडेंट परिमल ने तंज कसते हुए कहा। परिमल खड़ा हुआ और सुरक्षा गार्डों के पास जाकर उनमें से प्रत्येक को जोरदार लात मारी। वे लातें भयानक रूप से शक्तिशाली लग रही थीं, जिससे वे 2 हटे कट्टे आदमी निजी कमरे से बाहर जा गिरे, फर्श पर गिरकर खून की उल्टियां करने लगे और दर्द से कराह उठे। कमरे में मौजूद बाकी सभी लोग इस नज़ारे को देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गए। क्या यह आदमी इंसान भी है? इतना ताकतवर? मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। रोहित ने सिर घुमाए बिना उन दोनों सुरक्षा गार्डों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी निगाहें परिमल पर टिका दी। मेरे लिए?
परिमल वापस चला गया और सोफे के पास बैठ गया। उसने एक महिला के कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए बोला, हालांकि मैं तुम्हारी काफ़ी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है हमारे बीच कोई संबंध नहीं है ना? बेशक, अगर तुम यहाँ मजे करने आए हो तो मेरा हमेशा स्वागत है। सारा खर्चा मेरा। अगर तुम्हें साथ चाहिए तो मैं तुम्हें एक जवान और खूबसूरत लड़की से मिलवा सकता हूँ। नहीं, तुम्हारे लिए शायद एक काफ़ी ना हो। 5 कैसा रहेगा, लेकिन उससे ज़्यादा हुए तो मुझे डर है कि तुम संभाल नहीं पाओगे। प्रेसिडेंट परिमल, ये हैंडसम लड़का कौन है? क्या यह आपका दोस्त है? प्रेसिडेंट परिमल, हमने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? एक पतली पट्टी वाली ड्रेस पहनी साहसी युवती ने पूछा। आखिरकार उनकी आंखों में यह आदमी कम से कम प्रेसिडेंट परिमल के स्तर का था, अमीर, लेकिन प्रेसिडेंट परिमल से काफ़ी छोटा, और भविष्य में उसे बेहतर तरीके से जानने का मौका मिल सकता था। तुम इसे नहीं जानती? हाँ, परिमल अचानक ठहाका मारकर हंस पड़ा। रोहित, तुमने सुना? ये तुम्हें नहीं जानती। ये कुख्यात घोस्ट आय रोहित को पहचानती तक नहीं है। अब इस दुनिया का हिस्सा होने का दावा करने के बारे में सोचना भी मत। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति हो जिसने देश में एस लेवल की घटना को सुलझाया है। अगर तुम विदेश में होते तो राष्ट्रपति तुम्हारा स्वागत करते। राष्ट्रपति स्वागत करते? डींगे मत हाँकिए, स्ट्रैपी ड्रेस वाली लड़की ने संदेह से कहा। परिमल ने अपनी सिगरेट का एक गहरा कश खींचा। देखा रोहित, तुम चाहे कितने भी डरावने या शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः तुम्हें नज़रअंदाज ही किया जाता है। हम जैसे लोग इतने तुच्छ हैं कि सुरक्षा गार्ड भी हमें रोकने की हिम्मत करते हैं। अगर उन्हें हमारी क्षमताओं का पता होता तो वे केवल घुटनों के बल बैठकर रहम की भीख मांग रहे होते। इसलिए ये दुनिया पागल हो गई है। तुम हमारे साथ जुड़ने के बारे में क्यों नहीं सोचते? लोगों को कुचलने का एहसास कैसा होता है, यह आजमा कर तो देखो। आखिरकार तुम ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहोगे। जब तक तुम कोई तमाशा खड़ा नहीं करते, कुछ लोग तुम्हारी ओर मुड़कर देखेंगे तक नहीं। उसने अपनी आंखों में एक उन्मादी चमक के साथ कहा, जैसे कोई पागल अपनी ही दुनिया में खोया हुआ हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारी मानसिक स्थिति बहुत स्थिर नहीं है। यह अच्छा है, रोहित ने बिना विचलित हुए जवाब दिया। उसकी निगाहें अब भी शांत थीं। तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ? नहीं, मेरा दिमाग ठिकाने पर है। मैं किसी और की तुलना में अधिक सचेत हूँ। पागल तो ये लोग हैं। परिमल ने अचानक पलटवार किया। उसका चेहरा क्रूरता से भर गया और उसने बगल में बैठी एक युवती की गर्दन हिंसक रूप से पकड़ ली। उसकी ताकत इतनी अधिक थी कि हड्डियों के चटकने की आवाज़ सुनाई दी, मानो वह उसकी गर्दन तोड़ने पर आमादा हो। इस अचानक हुई हरकत से बाकी लोग सहम गए। मुझे बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? परिमल ने दम घुटती महिला के चेहरे को बड़े ध्यान से सहलाया। प्यार करती हूँ, महिला ने डर के मारे लगभग रोते हुए बार बार सिर हिलाया। परिमल ने संतोषजनक ढंग से मुस्कुराते हुए उसे छोड़ दिया। अच्छा है, तुम्हारा जवाब मुझे पसंद आया। लो, ये तुम्हारे लिए है। ये कहकर उसने पैसों से भरा एक बैग उस महिला के पैरों के पास फेंक दिया। ताश खेल रही अन्य सुंदरियां इस नज़ारे को देखकर दंग रह गईं। ये कितनी जल्दी पासा पलट गया था, लेकिन इसमें कितने पैसे होंगे? 10 लाख, 20 लाख? परिमल ने फिर पूछा, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? प्यार करती हूँ। बाकी सभी लोग बदहवास हो गए। दूसरों से पीछे छूट जाने के डर से पहले चिल्लाने की होड़ मच गई। यहाँ तक कि वे युवक भी चिल्लाने लगे जो पहले उनके साथ ताश खेल रहे थे। क्या पता पुरुषों की गिनती भी हो जाए। हा, परिमल महिलाओं को बाहों में भरकर जोर जोर से हंसने लगा। जेमिनाई सेड। रोहित ने ये सब देखते हुए अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ लीं। उसे ये दृश्य असहज लगा। उसने कुछ अधिक नहीं कहा, बस शांत भाव से बोला, क्या तुम्हारा यह नाटक खत्म हो गया? ये बहुत अच्छा तो नहीं था, पर हाँ, थोड़ा रोमांचक जरूर था। पहले तो परिमल उलझन में पड़ा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई और उसके भीतर बेचैनी की एक तीव्र लहर उठी। उसने देखा कि उसके आसपास का वातावरण धीरे धीरे धुंधला हो रहा है। पहले निजी कमरे की दीवारें ढहने लगी, फिर लोग गायब होने लगे, कमरे का फर्नीचर टूटकर गिरने लगा। छत की रोशनी न जाने कैसे खून जैसी लाल हो गई थी। सारा शोर शराबा गायब हो चुका था और रोशनी के अन्य सभी स्रोत भी खत्म हो गए थे। ये स्थान अब लाल रोशनी में लिपटा एक संसार था। घोस्ट डोमेन। परिमल अचानक खड़ा हो गया और रोहित की ओर घूरते हुए बोला, क्या तुम मुझे मारने आए हो? एक घोस्ट डोमिनेटर बिना किसी ठोस कारण के भूतों की शक्ति का उपयोग नहीं करता। एक बार इसका उपयोग होने का मतलब था कि कोई अपरिहार्य मामला सामने है। अब जब कोई और नहीं बचा था, तो रोहित का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, जिसे कोई भी समझदार व्यक्ति समझ सकता था। गलत मत समझो, मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं आया हूँ।
मैं बस अब किंग एंटरटेनमेंट क्लब के पास से गुजर रहा था और सोचा कि रास्ते में ही तुम्हें दफन कर दूं ताकि बाद में होने वाली परेशानी से बच सकूं। मैं आज काफ़ी व्यस्त हो सकता हूं, इसलिए औपचारिकता के लिए ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, रोहित ने लापरवाही से कहा। अध्याय 543 विदाई। बस अपनी सुविधा के लिए मुझे रास्ते से हटा दोगे? रोहित की बात सुनकर परिमल का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। इस आदमी ने वास्तव में बिना किसी झिझक के ये कह दिया था, जैसे वह किसी मामूली बात पर चर्चा कर रहा हो। क्या उसे लगा कि वह इतना तुच्छ है, या फिर यह आदमी इतना अहंकारी हो गया था कि वह दूसरे घोस्ट मास्टर्स को गिनती में ही नहीं ले रहा था? चूंकि तुम मुझे मारना चाहते हो तो इन कुछ मिनटों की कोई जल्दबाजी नहीं है, कम से कम मुझे ये तो समझने दो कि क्यों। मुझे तो यही लगता है कि यह हमारी पहली मुलाकात है और पहले की कोई भी बात मुझे तुमसे नहीं जोड़ती, परिमल ने गंभीरता से पूछा, साथ ही वह अपने जीवन की हालिया घटनाओं को याद करने लगा। वह चाहे कितना भी सोच ले, उसे ऐसी कोई बात समझ नहीं आई जिसमें रोहित शामिल हो सके। क्या इसलिए कि उसके किसी दोस्त को इस बार में खेलते समय उसने परेशान किया था, या किसी ने रोहित को उसे ठिकाने लगाने के लिए रिश्वत दी थी? सोचते हुए परिमल ने अपने आसपास के वातावरण पर भी सावधानी से नजर डाली। घोस्ट डोमेन का दायरा बहुत बड़ा नहीं लग रहा था, केवल 100 वर्ग मीटर से भी कम। अगर वास्तव में लड़ाई की नौबत आए तो जरूरी नहीं कि वह इस आदमी से हार ही जाए। जेमिनाई सेड। रोहित अचानक मुस्कुराया और कुछ कदम आगे बढ़ा। मैं भी तुम्हारे सर्कल ऑफ फ्रेंड्स से आज पहली बार मिला हूं और फिर भी मैं उनके दमन का लक्ष्य बन गया। कुछ कामों को करने के लिए कारण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक वैसे ही जैसे भूतों को मारने के लिए होती है। जब तक शर्तें पूरी होती हैं तब तक मृत्यु निश्चित है। और यह महज एक इत्तेफाक है कि तुम किसी को मारने की मेरी शर्तों पर खरे उतरते हो। परिमल के चेहरे के भाव बिगड़ गए और वह सतर्क होकर पीछे हटने लगा। उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। मैं समझ गया, तुम्हारी समस्या रॉबिन विलियम्स के उस गुट से है जो तुमसे निपटना चाहता है, इसलिए तुम पहले कार्रवाई करना चाहते हो। लेकिन मैं उस शकल में बहुत मामूली व्यक्ति हूँ, साफ तौर पर कहूँ तो मेरे जीने या मरने से। रुको, तुम मेरे लिए नहीं आए हो, तुम रॉबिन विलियम्स के पीछे हो। उसे अचानक याद आया कि रॉबिन विलियम्स की गुप्त रूप से रक्षा करने की जिम्मेदारी उसकी थी। अगर वह मर गया तो आज रोहित का सामना होने पर रॉबिन विलियम्स के पास पलटवार का कोई मौका नहीं बचेगा। तुम उतने सुस्त नहीं हो जितना मैंने सोचा था। मैं वास्तव में उस रॉबिन विलियम्स के लिए ही आया हूँ। रोहित ने सिर हिलाया। इस मामले पर बातचीत हो सकती है। अगर तुम रॉबिन विलियम्स को मारना चाहते हो तो शौक से मारो। जहां तक मेरी बात है, मैं ऐसा व्यवहार करूंगा जैसे मैं आज यहाँ आया ही नहीं। मैं तुम्हारे काम में बाधा नहीं डालूंगा और उसे बचाने के लिए उंगली तक नहीं उठाऊंगा, परिमल ने बिना किसी झिझक के रॉबिन विलियम्स का सौदा करते हुए तुरंत कहा। रोहित की निगाहें थोड़ी बदली, उसकी अपनी नहीं बल्कि एक डरावनी आंख परिमल को घूर रही थी। तुम लोगों ने मीटिंग में मुझे ठिकाने लगाने का अवसर खोजने की योजना बनाई थी, और रॉबिन विलियम्स के बॉडीगार्ड होने के नाते क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होगा? ये सुनकर परिमल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। रोहित को इस बारे में पता था। ये तो मजाक है। मीटिंग मुश्किल से 2 दिन पहले हुई थी और इसमें शामिल होने वाले लोग उस सर्कल के मुख्य सदस्य थे, जिससे सूचना लीक होना असंभव था। लगता है तुम्हें इसकी जानकारी है और इसके बावजूद तुम उस रॉबिन विलियम्स की रक्षा कर रहे हो। तुम्हारा रुख बिल्कुल साफ है। इस स्पष्टता के साथ तुम अब इस मामले से अनभिज्ञ नहीं रहे और इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ, रोहित ने बिना किसी भाव के कहा। उसकी आवाज़ पहले से कहीं अधिक ठंडी थी। लानत है। परिमल का मन इस समय गालियां देने का कर रहा था, तो रोहित ने सबसे पहले उसे ही निशाना बनाने का फैसला किया था। इसके अलावा तुम्हें समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं तुमसे बात करते समय घोस्ट डोमेन को खुला भी रखता हूं तो इससे मुझ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैं ईविल घोस्ट के पूर्ण पुनर्जीवन से अभी बहुत दूर हूं, इसलिए यदि तुम मरना नहीं चाहते तो थोड़ा संघर्ष करने की कोशिश कर सकते हो। क्या पता, शायद तुम मेरे घोस्ट डोमेन से बच निकलो। रोहित ने परिमल के पलटवार का इंतजार किया। सुनिधि की जानकारी में परिमल के भूत का विवरण नहीं था, इसलिए उसे अधिक सतर्क रहना था। यहाँ तक कि एक व्यक्ति जिसने भूत को वश में कर लिया हो, वह भी खुद को तुरंत खत्म कर सकता है, इसलिए सबसे सुरक्षित तरीका थोड़ा पर रखना था। सावधानी वह गुण है जो हर घोस्ट कंट्रोलर के पास होना चाहिए। साधारण लोगों के साथ खिलवाड़ करते समय परिमल भले ही अहंकारी दिखता हो, लेकिन जैसे ही उसने रोहित के घोस्ट डोमेन में कदम रखा, उसने वह अहंकार छोड़ दिया और बेहद गंभीर व सतर्क हो गया। यहाँ तक कि वह बात करके समय बिताने की कोशिश करने लगा। जेमिनाई सेड। भले ही इससे रोहित के समय के केवल कुछ दर्जन सेकंड ही बर्बाद होते, लेकिन यह उसके अपने जीवित रहने की संभावनाओं को बढ़ा सकता था।
मुझे मारने से तुम्हारा कोई भला नहीं होगा, और अगर हम वास्तव में लड़े तो हो सकता है कि मैं मर जाऊं, लेकिन तुम्हारी हालत भी अच्छी नहीं रहेगी। ऐसा करते हैं, आज से ही मैं जयपुर शहर छोड़ दूंगा, हमारे सर्कल ऑफ फ्रेंड्स से हट जाऊंगा, और मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हारे बारे में कोई जानकारी लीक नहीं करूंगा। चलो हाथ मिलाते हैं और शांति बनाते हैं। बेशक, मुआवजे के तौर पर मैं तुम्हें कुछ पैसे और इस जगह की कुछ संपत्तियां दे सकता हूं, जिसकी कीमत तुम्हें संतुष्ट कर देगी। परिमल के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें झलकने लगी थीं। उसने महसूस किया कि रोहित का उसे मारने का संकल्प बहुत दृढ़ था, इतना दृढ़ कि उसे राजी करना मुश्किल था। ये निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं थी। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मेरे घोस्ट डोमेन का इस्तेमाल करने के बाद अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश बची है? रोहित ने पलटवार किया। अगर तुमने मेरे दरवाजे के अंदर कदम रखते ही ये बातें कहने की पहल की होती तो बहुत संभव था कि मैं तुम्हें नहीं मारता, लेकिन तुम जानते थे कि मेरा आना खतरे का संकेत है, फिर भी तुम अनजान बने रहे, यहाँ तक कि हमारे सर्कल में शामिल होने की बातें करने लगे जैसे तुम्हें कुछ पता ही न हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ तक कैसे जीवित बचा हूँ? चूंकि तुम मुझसे डरते हो और पहल करने की हिम्मत नहीं कर रहे हो, तो अब मैं भी शिष्टाचार नहीं दिखाऊंगा। ये कहते हुए उसकी पीली, रक्तहीन और ठंडी हथेली परिमल की ओर बढ़ने लगी। परिमल को तुरंत कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ और वह लगभग स्वाभाविक रूप से जवाबी हमला करना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों को ठंडे, भूतिया हाथों ने कसकर पकड़ लिया है, जिससे वह पूरी तरह से स्थिर हो गया। उसके गालों पर हाथों के निशान जैसे नीले निशान उभर आए, जबकि एक भयानक ताकत के प्रभाव में उसकी गर्दन धीरे धीरे एक तरफ मुड़ने लगी। कड़क कड़क, उसकी गर्दन से सर्वाइकल वर्टिब्रा, गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज़ें आने लगीं। परिमल का चेहरा उग्र था, सांसें तेज थीं, वह बेतहाशा संघर्ष करना चाहता था लेकिन पूरी तरह बेबस था। वह ये तक नहीं देख पा रहा था कि उसे मारने वाला भूत कहाँ है। रोहित उसके सामने शांति से खड़ा था और उसकी गर्दन को धीरे धीरे मुड़ते हुए देख रहा था। दूसरों की नज़रों में परिमल बस वहीं निश्चल खड़ा था, लेकिन रोहित की आंखों में परिमल के शरीर पर मुर्दों के कई हाथ थे। उन हाथों ने उसे कसकर पकड़ रखा था, जैसे दुष्ट भूत उसकी जान मांग रहे हों। अपने भूत की शक्तियों का उपयोग करने की योजना नहीं है। रोहित की निगाहें थोड़ी बदलीं, या फिर उसे अभी कार्रवाई करने का भरोसा नहीं है और वह मौके का इंतजार कर रहा है। आखिरकार वह जानता है कि मैंने 3 भूतों को वश में किया है। ऐसे में मैं उसे मुझे मारने का एक मौका दूंगा। एक घोस्ट कंट्रोलर के रूप में परिमल पूरी तरह से रक्षाहीन दिखाई दे रहा था। वह दर्द में था, डरा हुआ था, उसकी आंखें फटी हुई थीं, उसकी गर्दन 90 डिग्री से अधिक मुड़ चुकी थी और उसका शरीर अनजाने में उठ रहा था, फिर भी वह हिल नहीं पा रहा था। लगता है तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा कमजोर हो। ऐसा कमजोर व्यक्ति वास्तव में रॉबिन विलियम्स का बॉडीगार्ड था। खैर, अब तुम शांति से अपनी राह जा सकते हो, जेमिनाई सेड। उसकी आवाज के साथ ही एक और आवाज आई। चटाक, हड्डियों के टूटने की एक तीखी आवाज गूंजी और परिमल की गर्दन पूरी तरह से घूम गई। उसका सिर गर्दन पर 2 पूरे चक्कर घूमने के बाद ढीला होकर लटक गया, जबकि उसके शरीर ने हिलने डुलने की क्षमता खो दी और ऐंठन बंद हो गई। मेरा समय बर्बाद कर दिया, रोहित ने तिरस्कार के साथ कहा और मुड़कर जाने लगा। उसके चारों ओर की लाल रोशनी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी थी। हालांकि उसी क्षण जमीन पर पड़े परिमल ने, जिसकी गर्दन टूट चुकी थी और जिसकी सांसें रुक चुकी थीं, अचानक अपनी आंखें खोल दीं। उसका शरीर एक गुब्बारे की तरह तेजी से पिचक गया और केवल खाल का एक खाली थैला रह गया। इसी बीच हवा में सड़ते हुए मांस की भयानक दुर्गंध भर गई। वह गंध इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था मानो कोई व्यक्ति मौके पर ही दम तोड़ देगा। रोहित, तुम अब मुर्दे के समान हो। परिमल की आवाज़ एक दुष्ट भूत की तरह चारों ओर गूंजने लगी, जबकि उसका शरीर डरावने तरीके से निश्चल था। लाश की वह गाढ़ी दुर्गंध एक साथ इकट्ठा हुई और धुंधले रूप में एक मानव आकृति बनाई, जिसने रोहित के शरीर को घेर लिया और उसके मुंह और नाक के रास्ते उसके भीतर समाने लगी। रोहित का शरीर थरथराया और फिर स्थिर हो गया। क्या तुम जानते हो कि मेरे सर्कल के लोग मुझे खुलकर क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि मैं किसी भी घोस्ट मैनिपुलेटर के शरीर पर आक्रमण कर सकता हूं और उसकी जगह ले सकता हूं। जमीन पर पड़ा वह आदमी केवल एक शरीर था जिसे मैंने पहले कब्जे में लिया था, और अब तुम्हारी बारी है। परिमल की आवाज़ रोहित के दिमाग में गूंजती हुई प्रतीत हुई। उसका स्वर राक्षसी पागलपन से भरा था। उसके पास रोहित को मारने का केवल एक ही मौका था और उसे सही समय का इंतजार करना था, अन्यथा वह घोस्ट डोमेन रखने वाले रोहित को पकड़ नहीं पाता। वह कोशिश करते करते ही दम तोड़ देता। लेकिन एक बार मौका मिलने पर परिमल को विश्वास था कि उसके पास रोहित को खत्म करने का अच्छा अवसर है। आखिर वह भी एक इंसान था और इंसान मर सकते हैं।
इसके अलावा अगर वह भाग्यशाली रहा और उस शरीर पर नियंत्रण पा लिया जो 3 भूतों को नियंत्रित करता है, तो अगला घोस्ट आई रोहित नहीं बल्कि वह परिमल होगा। जल्द ही परिमल की आवाज गायब हो गई और हवा में व्याप्त मौत की वह दम घोंटने वाली दुर्गंध भी खत्म हो गई। सब कुछ फिर से शांत होता हुआ प्रतीत हुआ। जेमिनाई सेड, क्या ये सफल रहा? यह विचार परिमल के मन में कौंधा। उसे अब रोहित की मौजूदगी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन उसे ये भी लगा कि उसने किसी नए शरीर पर अधिकार नहीं पाया है। ऐसा लग रहा था मानो उसने जिसे अभी मारा वह कोई जीवित व्यक्ति नहीं बल्कि एक निर्जीव वस्तु थी। शरीर पर आक्रमण करने वाला भूत, वास्तव में एक बहुत ही खतरनाक चीज। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मौत की वह दुर्गंध ही वह भूत था। साधारण लोग जो इसे सूंघते वे तुरंत मारे जाते हैं ना। तुमने गंध को बहुत अच्छी तरह से छिपाया था, शुरू में इसे बाहर नहीं आने दिया ताकि मैं सतर्क न हो जाऊं। हालांकि अगले ही पल रोहित की आवाज एक बार फिर कमरे में गूंजी। जैसे ही परिमल ने यह आवाज सुनी उसका दिल बैठ गया। ये कैसे संभव है? तभी परिमल को एहसास हुआ कि रोहित का वह शरीर जिस पर उसने अभी आक्रमण किया था मिट्टी के ढेर में बदल रहा था, जिससे दुर्गंध आ रही थी और वह जमीन पर बिखर रहा था। सड़न की वह गाढ़ी गंध अब भी वहीं बनी हुई थी। कुछ भी असंभव नहीं है। तुम अभी मेरे घोस्ट डोमेन की पहली परत में थे, अब दूसरी परत में तुम्हारा स्वागत है। जैसे ही ये शब्द कहे गए सब कुछ एक बार फिर लाल रोशनी में लिपट गया। कुछ ही दूरी पर रोहित बिना किसी भाव के निश्चल खड़ा था। उसके माथे पर एक अतिरिक्त आंख थी जो एक डरावनी चमक छोड़ रही थी, जैसे कोई प्रेत सब कुछ खंगाल रहा हो। घोस्ट डोमेन की 2 परतें। परिमल पल भर के लिए ठिठक गया। रोहित ने अपनी बात जारी रखी, वैसे मैं व्यक्तिगत रूप से घोस्ट डोमेन की तीसरी परत में हूं। जब तक तुम्हारा भूत इस परत में घुसपैठ नहीं कर लेता तब तक वह मुझे नहीं मार सकता। आखिरकार मेरा कोड नेम घोस्ट आई यूं ही नहीं है। जो तुम मेरे सामने देख रहे हो सकता है कि वह वास्तव में वहां हो ही ना। घोस्ट डोमेन की तीसरी परत के भीतर अस्तित्वहीन परिमल अपने वास्तविक रूप में वापस आ गया। वह एक अत्यधिक सड़ा हुआ शव था जो वहीं खड़ा था और उसके शरीर से सड़ता हुआ मांस लगातार गिर रहा था। काला खून, फटी हुई खाल और लाश का वह बदबूदार तरल, वही उस भयानक दुर्गंध का स्रोत था। ये बिखरी हुई सड़न सटीक रूप से जुड़ी हुई नहीं थी बल्कि विखंडन की स्थिति में थी। केवल परिमल का सिर ही सुरक्षित बचा था। भूत द्वारा क्षरण की यह स्थिति संकेत दे रही थी कि उसका पुनरुद्धार अब दूर नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका दिमाग इतना अस्थिर था। लानत है। परिमल का सिर, जो किसी पुनर्जीवित दुष्ट भूत की तरह लग रहा था, भयानक रूप से हिंसक था। उसकी आंखों में रोहित के प्रति घृणा और प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। क्रोधित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे बीच का अंतर अब स्पष्ट है। जैसे ही रोहित बोला उसकी हथेली पर एक और घोस्ट आई उभरी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसे अपने माथे पर रखा। इसके अलावा तुम्हारे इस भूत को कैद करने का कोई मूल्य नहीं है। ऐसी चीजें बहुत अप्रत्याशित और स्वाभाविक रूप से खतरनाक होती हैं, इसलिए सबसे अच्छा यही है कि तुम गायब हो जाओ। बात खत्म होते ही घोस्ट डोमेन की 5वीं परत तुरंत सक्रिय हो गई। घोस्ट आई की दृष्टि और लाल रोशनी की एक तीव्र किरण ने परिमल को चारों ओर से घेर लिया। अगले ही क्षण घोस्ट डोमेन गायब हो गया और उसके साथ ही परिमल भी गायब हो गया। उसके शरीर को नष्ट करने वाले उस भूत का अब वहां कोई नामो निशान नहीं था। तो भूतों को भी विदा किया जा सकता है ना? अविश्वसनीय। खाली स्थान को देखते हुए रोहित ने अपनी हथेली पर मौजूद आंख को छूते हुए फुसफुसाकर कहा। लेकिन वह जानता था कि भेजा गया भूत मरा नहीं था, वह केवल वास्तविक दुनिया से अस्थायी रूप से ओझल हुआ था और बाद में फिर से प्रकट हो सकता था। वह उसी स्थान पर वापस आएगा या कहीं और, यह अज्ञात था। हालांकि एक बात निश्चित थी कि परिमल अब पूरी तरह से मर चुका था। अध्याय 544 भेंट और सम्मान। भले ही परिमल ने केवल एक भूत को नियंत्रित किया था, लेकिन मेरे लिए उसका खतरा फिर भी बना हुआ था। जैसा कि अपेक्षित था, हमेशा सतर्क रहना ही सही है। रोहित ने परिमल के बचे हुए शरीर से कार की चाबियां और फोन लिया और फिर उस स्थान से निकल गया। कार्रवाई करने से पहले उसने घोस्ट डोमेन का उपयोग करके परिमल को जमीन की गहराई में पहुंचा दिया था, ताकि उसे भागने से रोका जा सके और उसके शरीर के अंदर के भूत को बार में कोई गड़बड़ी करने से बचाया जा सके। रोहित ने कुछ नहीं कहा, वह बस मुड़ा और चला गया। वास्तव में एक असुरक्षित साधारण व्यक्ति से निपटने के लिए इतने प्रयास की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसे रॉबिन विलियम्स से मिलना जरूरी लगा। शायद वह कुछ नया जान सके, क्योंकि अपने सकल के निर्णय लेने वालों में से एक होने के नाते रॉबिन निश्चित रूप से सुनिधि जैसी सहायक की तुलना में बहुत अधिक जानता था। अब किंग एंटरटेनमेंट क्लब की सबसे ऊपरी मंजिल पर
सूट पहने 30 के आसपास की उम्र का एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अब कॉन्फ्रेंस टेबल पर जोरदार अंदाज में बोल रहा था। मुख्यालय द्वारा घोस्ट पेंटिंग की घटना का संतोषजनक समाधान नहीं किया गया है, जो एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा है। मेरा मानना है कि घोस्ट पेंटिंग की घटना फिर से उभरने की संभावना है। इसके अलावा कुछ जांच के बाद ऐसा लगता है कि घोस्ट पेंटिंग की घटना में उन दो लापता भूतों के पीछे कुछ अन्य ताकतें काम कर रही हैं। ऐसा लगता है कि कोई नहीं चाहता कि घोस्ट पेंटिंग और घोस्ट एनवॉय की घटनाओं को एक साथ सुलझाया जाए, इसलिए उन्होंने उन दो भूतों को भगाने के लिए कुछ अज्ञात साधनों का इस्तेमाल किया। अन्यथा भूतों के चलने के तरीके को देखते हुए वे बिना किसी निशान के गायब नहीं हो सकते थे। प्रेसिडेंट रॉबिन, क्या आपका ये सुझाव है कि कोई पीछे से इस ऑपरेशन में तोड़फोड़ कर रहा है? रोहन ने कॉन्फ्रेंस टेबल पर अपना सिर सहलाया। वह कुछ थका हुआ था, जाहिर तौर पर पिछले 2 दिनों से काफी व्यस्त रहा था। मैं केवल कयास लगा रहा हूं। यदि हम भूतों की अप्रत्याशितता पर संदेह नहीं कर सकते तो हमें सीधे लोगों पर संदेह करना चाहिए, रॉबिन विलियम्स ने कहा। घोस्ट पेंटिंग की घटना सबसे पहले विदेशों में शुरू हुई थी, जिसमें कई मौतें हुईं और घोस्ट मैनिपुलेटर्स की एक टॉप लेवल टीम खत्म हो गई। उन देशों के लिए यह एक बड़ा नुकसान रहा है। यदि कोई देशों के बीच शक्ति संतुलन बनाना चाहता है तो नाजुक मोड़ पर मुसीबत खड़ी करना उनके मकसद में फिट बैठता है। और घोस्ट पेंटिंग घटना के अभिलेखागार आर्काइव्स में बहुत सारी छिपी हुई जानकारी है। एक युवा विश्लेषक ने अपनी बात रखी। क्या इसका मतलब यह है कि उस चीज को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है? चार्ली नाम के एक व्यक्ति ने पूछा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या घोस्ट पेंटिंग की घटना जल्द ही दोबारा भड़कती है। यदि यह हमारे शहर में होती है तो मानवीय हस्तक्षेप की संभावना बहुत अधिक है। बेशक ये हमारे लिए एक अवसर भी है, रॉबिन विलियम्स ने कहा। हमारे क्षेत्र में पारलौकिक घटना होना कोई अच्छी बात नहीं है, रोहन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। घोस्ट मैनिपुलेटर्स के शकल के अपने क्षेत्रीय विभाजन थे, जैसे रोहित का जयपुर शहर और दाह शहर का घोस्ट फोरम जहां नितिन था। ये शक्तियों के बीच टकराव को रोकने और कुछ रणनीतिक कारणों से किया गया था। लेकिन जब सबसे अच्छे क्षेत्र की बात आती है तो वह कोई और नहीं बल्कि यही शहर है जहां फ्रेंच सर्कल स्थित है। अचानक रॉबिन विलियम्स ने कहा, रोहित अभी भी यहीं है ना? अगर घोस्ट पेंटिंग की घटना वास्तव में होती है तो हम बिना किसी हिचकिचाहट के रोहित को मार सकते हैं और इसका दोष घोस्ट पेंटिंग पर मर सकते हैं। इस तरह हमें उस पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी पड़ेगी और टीम लीडर की योजना लागू होने से पहले हम अपना काम खत्म कर लेंगे। इससे एक मुसीबत कम होगी। बुरा नहीं है, रमन ने अपने नाखून साफ करते हुए शांति से जवाब दिया। इसके अलावा अगर घोस्ट पेंटिंग की घटना होती है तो यह मुख्यालय की बहुत सारी जनशक्ति और संसाधनों को खत्म कर देगी, जिससे भविष्य में हमारे फ्रेंच सर्कल का रुतबा बहुत बढ़ जाएगा, रॉबिन विलियम्स ने अपनी बात जारी रखी। अगर सब कुछ सुचारू रूप से चलता है तो अब से हम देश की शीर्ष भूत नियंत्रक शक्ति होंगे, जिसका प्रभाव अकल्पनीय होगा। शायद हम इस अवसर का उपयोग मंत्री अधीरा पर कॉफिन नेल ताबूत की कील का उपयोग करने के लिए दबाव डालने के लिए भी कर सकते हैं, रोहन ने बीच में कहा। वह वस्तु जो एक हंग्री घोस्ट को कील से ठोकने में सक्षम थी, अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण थी। जिस किसी मैनिपुलेटर के हाथ वह लग जाती, वह किसी भी पारलौकिक घटना का सामना कर सकता था और भूतों से सीधे टक्कर ले सकता था। यदि इसका सही उपयोग किया जाए तो ये बिना किसी हताहत के बड़ी संख्या में पारलौकिक घटनाओं को हल कर सकता था। लेकिन अधीरा बहुत रूढ़िवादी थे, या शायद हंग्री घोस्ट से निपटने के परिणाम बहुत बड़े थे। यहाँ तक कि जब घोस्ट एनवॉय की घटना हुई तब भी उन्होंने कॉफिन नेल का उपयोग करने पर विचार नहीं किया। हालांकि फ्रेंच सर्कल में शामिल होने के बाद उनके पास मजबूत समर्थक थे, फिर भी उन्होंने काफ़ी लोगों को नाराज किया था। संक्षेप में, सावधानी बरतने में कभी कोई गलती नहीं होती थी। वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति थे और घोस्ट मैनिपुलेटर्स भूत नियंत्रकों से पंगा लेने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। इसके बाद रॉबिन विलियम्स ने परिमल को टेक्स्ट मैसेज के जरिए रास्ता भेजा और उसे पीछा करने तथा सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार रहने को कहा। जब रॉबिन विलियम्स की कार पिंगॉन टावर से निकली तो सड़क के दूसरी ओर परिमल की कार में बैठी सुनिधि को वह टेक्स्ट मैसेज मिला। क्या रॉबिन विलियम्स सिर्फ इसी इलाके के चक्कर लगा रहा है? सुनिधि ने रूट देखा और कुछ पल के लिए अवाक रह गई, लेकिन फिर भी उसने कार स्टार्ट की और पीछा करना शुरू कर दिया। रॉबिन विलियम्स ने अपनी कार का पर्दा थोड़ा हटाया और जब उन्होंने पीछे परिमल की कार को आते देखा तभी उन्हें चैन मिला। आज कोई समस्या नहीं थी। हालांकि परिमल की मानसिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मुझे एक नया बॉडीगार्ड ढूंढने की ज़रूरत है। लंबे समय तक एक ही व्यक्ति का उपयोग करना बहुत खतरनाक है। रॉबिन विलियम्स ने
हीमन सोचा, शायद अगले महीने जब ये समय बीत जाएगा तब देखेंगे। कार धीरे धीरे शहर के रास्तों से गुजरी, जिनमें से कई रास्ते बार बार दोहराए जा रहे थे। आधे घंटे से अधिक समय तक चक्कर लगाने के बाद रॉबिन विलियम्स की कार आखिरकार शहर के एक पुराने आवासीय इलाके की ओर बढ़ी। ये कल्पना करना कठिन था कि फ्रेंच शकल का रॉबिन विलियम्स वास्तव में ऐसी जगह पर रहता होगा। कार की लाइटें 3 बार फ्लैश करो, तुम वापस जा सकते हो। रॉबिन विलियम्स कार से उतरे और ड्राइवर को निर्देश दिया। जी, रॉबिन विलियम्स, ड्राइवर ने कारण समझे बिना लेकिन आदत के अनुसार कार की लाइटें 3 बार फ्लैश की और गाड़ी लेकर चला गया। रॉबिन विलियम्स अभी ज्यादा दूर नहीं चले थे कि उन्होंने देखा कि परिमल की कार अभी भी वहीं स्थिर खड़ी है, जिससे तुरंत उनकी भौहें तन गईं। कार की लाइटें फ्लैश करना परिमल के लिए वापस जाने का संकेत था। सामान्य तौर पर परिमल तुरंत रेस देता और तेजी से निकल जाता, फिर भी आज कोई हलचल नहीं हुई। जेमिनाई सेड, क्या वह कोई गुप्त संकेत था? रॉबिन विलियम्स को रुकते और अपनी दिशा में देखते हुए देख कार में बैठी सुनिधि को तुरंत कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उसके चेहरे के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर धीरे से गैस पैडल दबाया और कार को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगी। जब रॉबिन विलियम्स ने कार को चलते देखा तो उसने अपनी नज़रें हटा लीं। आगे कुछ और न सोचते हुए वह सीधे पास की एक आवासीय इमारत में चला गया। क्या इतनी सतर्कता वाकई ज़रूरी है? सुनिधि ने राहत की सांस ली, लेकिन रोहित अभी तक क्यों नहीं दिखा? क्या वह कार्रवाई करने की योजना नहीं बना रहा है? हम इतनी देर से पीछे चल रहे हैं। छोड़ो, मैं अभी के लिए यहाँ से निकल जाती हूँ ताकि रॉबिन विलियम्स की नज़र मुझ पर न पड़े, उसने फैसला किया। वह ये सोचकर गाड़ी चलाकर चली गई कि कुछ समय कहीं और बिताया जाए। उसे यकीन था कि अगर वह अपनी कार से पीछे आए है तो रोहित भी ज़रूर पीछे आया होगा, हालांकि वह कब प्रकट होगा यह उसे नहीं पता था। रॉबिन विलियम्स दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की एक खिड़की के पास पहुंचा और जब उसने देखा कि परिमल की कार वास्तव में जा रही है तो वह नीचे उतरा, सीढ़ियों से बाहर आया और सामने वाली आवासीय इमारत की ओर चल दिया। वह परिमल जैसे मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति को अपना सटीक ठिकाना नहीं बताना चाहता था। जैसे ही वह घर पहुंचा और अभी कुछ ही कदम चला था, उसकी नज़र एक युवक पर पड़ी जो हाथ पहुंच रहा था और वॉशरूम से बाहर निकलते हुए मुस्कुरा रहा था। तुम रोहित हो? जैसे ही उसने उस व्यक्ति की पहचान की, रॉबिन विलियम्स की आंखों की पुतलियां बुरी तरह से सिकुड़ गईं। पल भर में उसका खून ठंडा पड़ गया, पैरों से शुरू होकर पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, जिससे उसे पूर्ण कमजोरी का एहसास हुआ और बिना महसूस किए ही वह फर्श पर ढेर हो गया। अध्याय 545। जमीन पर गिरे हुए रॉबिन विलियम्स ने अपना सारा संयम और स्थिरता खो दी थी। अब उसकी आंखों में केवल भय था और एक ऐसी अनकही सिहरन जो उसके भीतर से लगातार रिस रही थी। रोहित, वह इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि उसके सामने खड़े इस व्यक्ति का कद क्या है। उसने रोहित के बारे में अनगिनत फाइलों और खुफिया जानकारियों का अध्ययन किया था, विभिन्न पारलौकिक घटनाओं को सुलझाने के उसके अनुभवों से लेकर उसकी व्यक्तिगत पसंद और जीवन शैली तक। आखिरकार, आप दुश्मन को जितना बेहतर समझते हैं, उनसे लड़ने के लिए उतनी ही सटीक रणनीतियां बना सकते हैं। हालांकि, जब रॉबिन विलियम्स ने रोहित को वास्तव में समझा, तो वह एक निष्कर्ष पर पहुंचा। रोहित एक बेहद शुद्ध व्यक्ति था। चूंकि वह अभी सिर्फ एक हाई स्कूल का छात्र था और उसने अभी तक समाज की मुख्यधारा में कदम नहीं रखा था, इसलिए उसने समाज के उन जाने माने मूल्यों को नहीं अपनाया था। एक घोस्ट विस्परर की तरह जीवित लोगों वाली भावनाएं उसमें से धीरे धीरे कम होती जा रही थीं और अंत में शायद पूरी तरह लुप्त हो सकती थीं। एक ऐसा व्यक्ति जो लाभ या भावना से प्रभावित न हो, वह शुद्ध भी होता है और भयानक भी। फिर भी आज वही रोहित उसके सामने उसके घर में खड़ा था, और यहाँ तक कि उसकी पत्नी और बच्चे से भी मिल चुका था। सिर्फ इस विचार ने ही रॉबिन विलियम्स को ऐसा महसूस कराया मानो वह एक नारकीय दुष्स्वप्न सहने वाला हो। रोहित ने अपने हाथ पोंछे और रॉबिन विलियम्स की ओर देखकर मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो केवल चेहरे की एक भावभंगिमा थी, जिसमें कोई भावना या गर्माहट नहीं थी। ये किसी के भी दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा करने के लिए काफ़ी थी, ठीक वैसे ही जैसे यमराज किसी का अभिवादन कर रहे हों। जेमिनाई सेड, तो तुम रॉबिन विलियम्स हो? रोहित ने कहा। यह साधारण सा अभिवादन रॉबिन विलियम्स को अंदर तक झकझोर गया। उसका गला सूख गया था, वह कुछ कहना चाहता था लेकिन उसके मुंह खोलने तक की शक्ति नहीं बची थी, बस उसके होंठ हल्के से कांप रहे थे। इस समय कौन हो सकता है? मुझे लगा दरवाजे पर कोई है, तभी रसोई से एक महिला की आवाज़ आई। तुरंत बाद एप्रन पहने और हाथ में पलटा लिए एक शालीन महिला बाहर आई। वह पूर्णिमा थी। रॉबिन विलियम्स ने किसी तरह थोड़ा धैर्य जुटाया। उसने झटके से मुड़कर देखा, उसे डर था कि उसकी पत्नी के साथ कोई अनहोनी न हो गई हो। आखिरकार, रोहित जैसे व्यक्ति के लिए हत्या करना कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं था।
उसके लिए एक को मारना या कई को, ये वैसा ही था जैसे इत्तेफाक से कुछ कीड़ों पर पैर रख देना। कृपया मेरे परिवार को छोड़ दो, जो भी बात है मुझसे करो। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, जो निश्चित रूप से 2 जानों से ज्यादा कीमती है। उन्हें जाने दो, उसने हताशा में कहा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके बजाय वह फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ा और दहशत में रोहित की पैंट का कोना कसकर पकड़ लिया। रॉबिन विलियम्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। अतुल, यह आदमी कौन है? क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? पूर्णिमा ने रॉबिन विलियम्स की ओर बड़ी शंका से देखते हुए कहा। वह उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई अजनबी घुसपैठिया हो जो अचानक उसके घर में घुस आया हो। उसकी पहली प्रतिक्रिया पुलिस को बुलाने की थी। ये सुनकर रॉबिन विलियम्स पूरी तरह सुन्न पड़ गया। उसने पूर्णिमा के चेहरे पर एक अभूतपूर्व बेगानापन और दूरी देखी, जैसे वह खुद कोई और बन गया हो। उसकी पत्नी, जो आमतौर पर बहुत स्नेही थी, उसे पहचान ही नहीं पा रही थी। इतना ही नहीं, उसने अपने पीछे खड़े गधई की नज़रों में भी अपने प्रति डर देखा। क्या ये डर उसके अपने ही प्रति था? पुलिस बुलाने की ज़रूरत नहीं है, शायद ये गलती से गलत दरवाजे पर आ गया है। मैं इसे देख लूँगा, आप निश्चिंत रहें। कृपया अभी के लिए बच्चे को अंदर ले जाएं, रोहित ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा। पूर्णिमा ने एक पल सोचा, फिर थोड़ी चिंता के साथ सिर हिलाया। तो फिर सावधान रहना, अगर कुछ भी हो तो मैं तुरंत रिपोर्ट कर दूंगी, जेमिनाई सैड। पूर्णिमा के बच्चे को लेकर अंदर जाते ही रॉबिन विलियम्स पूरी तरह टूट गया। उसके हाथ, जो अब तक रोहित की पैंट को पकड़े हुए थे, बेजान होकर गिर पड़े। उसकी आंखों में एक ऐसी शून्यता आ गई जैसे उसने अपना सब कुछ खो दिया हो। तुमने मेरे परिवार के साथ क्या किया है? वे मुझे पहचान भी नहीं रहे हैं, उसने कांपती आवाज में पूछा। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस तुम्हारी पत्नी और बच्चे के दिमाग से तुम्हारी यादें मिटा दी, रोहित ने बड़ी सहजता से जवाब दिया। आखिरकार, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी याद उसके परिवार को बहुत दुख और पीड़ा देती है। उस दर्द को कम करने का सबसे अच्छा तरीका भूल जाना है। उनकी यादों में अब कोई पति या पिता नहीं है, बल्कि एक ऐसा आदमी है जिसकी बहुत पहले गैर जिम्मेदारी से मौत हो गई थी। और मैं यहाँ उनके एक पुराने अच्छे दोस्त के रूप में मिलने आया हूँ। रॉबिन विलियम्स के पास कहने को शब्द नहीं थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रोहित की इस दया पर हंसे या अपनी किस्मत पर रोए। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी इस हरकत को रहमदिली मानता हूँ। तुम्हारे जैसे सुखी परिवार को तबाह करने के बदले यह मेरी तरफ से एक छोटी सी खैरात है। अगर तुम घुटनों के बल बैठकर मुझे धन्यवाद देना चाहो तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा, रोहित ने कहा। रॉबिन विलियम्स की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम इंसान भी हो? मैं बिल्कुल वैसा ही इंसान हूं जैसे तुम हो, रोहित के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। अगर मैं तुम्हारे सोशल सर्कल के किसी आदमी द्वारा मार दिया जाता तो भविष्य में किसी अनजान जगह पर एक माँ अपने मरे हुए बच्चे के लिए अपना दिल चीर कर रो रही होती। तुम किसी के पिता हो तो मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ। हम में से कोई अनाथ नहीं है, हम सबके परिवार हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे परिवार के सदस्य तो इंसान हो और मेरे नहीं। रॉबिन विलियम्स कुछ देर खामोश रहा, मानो वह रोहित की कड़वी सच्चाई को पचाने की कोशिश कर रहा हो। अंततः उसने हार मान ली। मैं समझ गया। तुम मुझे कैसे मारना चाहते हो, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारी मौत की कोई कीमत है या नहीं, रोहित ने जवाब दिया। आखिरकार, इंसान बदलते रहते हैं। शायद किसी मोड़ पर मैं अपना इरादा बदल दूं। मेरे पास जो कुछ भी है, मैं वह सब तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मैं वादा करता हूं कि कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। रॉबिन विलियम्स ने हताशा में अपनी अंतिम चाल चली। रोहित ने सिर हिलाया। ये बुरा सौदा नहीं है, लेकिन सारा डेटा यहाँ नहीं है। मैं तुम्हें वह पता बता सकता हूँ, तुम्हें खुद जाकर उसे लाना होगा। रॉबिन विलियम्स ने तुरंत एक गुप्त ठिकाने का पता उगल दिया। जैसा कि अपेक्षित था, तुम्हारे जैसे व्यक्ति ने निश्चित रूप से एक आकस्मिक योजना के रूप में सूचनाओं का एक व्यापक सेट तैयार कर रखा होगा। मैंने पता नोट कर लिया है और उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे हो, रोहित ने कहा। रॉबिन विलियम्स ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसमें रोहित को धोखा देने की हिम्मत नहीं थी। वह झूठ बोलने के परिणामों को सहन नहीं कर सकता था। फिर भी उसने एक पत्ता अपने पास सुरक्षित रखा था। उसने आज की बैठक की बातों का खुलासा नहीं किया, क्योंकि वे बातें कहीं रिकॉर्ड नहीं हुई थीं और न ही अभी लागू की गई थीं। यदि भविष्य में वे योजनाएं सच होतीं, तो उसका सुराग उसके जैसे मृत व्यक्ति तक पहुंचना मुश्किल होता। तो तुम मेरे साथ क्या करोगे? यदि संभव हो तो मैं यहां से दूर मरना चाहूंगा, उसने कहा। रोहित ने खिड़की के बाहर देखा। सड़क के उस पार वाली इमारत काफी ऊंची लग रही है, करीब 6 या 7 मंजिल। मैं समझ गया। रॉबिन विलियम्स खड़ा हुआ, निराशा भरे कदमों से कमरे से बाहर निकला और बाहर की ओर चल दिया।
उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। उसके पीछे केवल डरावना रोहित खड़ा था। जैसे ही रॉबिन विलियम्स बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा, अचानक उसके मन में कुछ आया और उसने पूछा, सुनिधि तुम्हारी आदमी है ना? रोहित ने उसे बोलते हुए केवल ठंडी नजरों से देखा। रॉबिन विलियम्स ने आगे कुछ नहीं पूछा। वह जान गया था कि वह कहाँ हारा है। ये बुद्धि या सावधानी की कमी नहीं थी, बल्कि प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने की भूल थी। क्या उसे उस व्यक्ति से कुछ कम की उम्मीद करनी चाहिए थी जिसने एक एस क्लास पारलौकिक घटना को सुलझाया था? इसके अलावा, एक साधारण व्यक्ति के रूप में तुम्हें अपनी सीमा समझनी चाहिए। कुछ मामले तुम्हारी हैसियत से बाहर के होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सुनिधि के लिए थे। रोहित ने अपनी बात पूरी की। समझ गया, अगले जन्म में ऐसा नहीं होगा। जेमिनाई सेड। अध्याय 546, चयनित और छिपे हुए खतरे। मुझे कुछ और काम है, इसलिए मैं अब निकल रहा हूँ। मैं रात के खाने के लिए नहीं रुक पाऊंगा। जो व्यक्ति अभी आया था वह जा चुका है। वह गलती से गलत दरवाजे पर आ गया था, लेकिन मेरे समझाने के बाद वह भविष्य में और अधिक सावधान रहेगा। रॉबिन विलियम्स के जाने के बाद रोहित ने भी निकलने की तैयारी की। अरे, इतनी जल्दी जा रहे हो? मैंने रात का खाना तैयार कर लिया है, जाने से पहले रुककर खा क्यों नहीं लेते? पूर्णिमा नाम की महिला ने बाहर आते हुए कुछ आश्चर्य के साथ कहा। रोहित ने कहा, जरूरत नहीं है, मुझे अभी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है फिर, मैं तुम्हें रुकने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। रास्ते में अपना ख्याल रखना, पूर्णिमा ने कहा। आप भी। डॉट 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 बोलने के बाद रोहित पीछे मुड़कर देखे बिना वहां से चला गया। पूर्णिमा ने रोहित को जाते हुए देखा। उसकी निगाहें थोड़ी बदली हुई थीं। वह उस आदमी को लेकर कुछ उलझन में थी जो अचानक उसके घर में घुस आया था और ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वह उसे और गदई को जानता हो। और वह अभी अभी अंदर कैसे आया था? ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने ताला तोड़ा है, ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास चाबी हो। इसके अलावा, उसकी यादों में जैसा रोहित था, वह वास्तविकता से कुछ अलग प्रतीत हो रहा था। जेमिनाई सेड। वह उतना मिलनसार नहीं था जैसा उसने कल्पना की थी, बल्कि उसमें एक अकथनीय ठंडापन था। अरे, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? पूर्णिमा ने सोचा। उसे याद आया कि वह अभी भी खाना बना रही है और वह जल्दी से रसोई की ओर वापस चली गई। याददाश्त किसी को धोखा देने का सबसे आसान तरीका है। भले ही उसने कुछ महसूस किया हो, फिर भी उसने इस बेमेल वास्तविकता के बजाय अपनी स्मृति पर विश्वास करना चुना। जब रोहित अपार्टमेंट की इमारत से बाहर निकला और आवासीय परिसर से बाहर निकलने ही वाला था, तभी पास के बगीचे से अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई। मानो कोई भारी चीज ऊपरी मंजिल से गिरकर जमीन पर जोर से टकराए हो। रोहित के कदम रुक गए। इस हलचल ने परिसर के कई निवासियों का ध्यान खींचा, जो उत्सुकता से शोर की दिशा में मुड़े, और काफी निवासियों ने अपनी खिड़कियों से बाहर झांकना शुरू कर दिया। जल्द ही उन्होंने देखा कि सूट और चमड़े के जूते पहने एक आदमी जमीन पर पड़ा है। उसके चारों ओर खून फैल रहा था और उसकी सांसें थम चुकी थीं। पूरे परिसर में बेचैनी और शोर फैल गया, लेकिन रोहित तब तक परिसर से बाहर जा चुका था। काफी क्रूर कदम था, उसने मन ही मन सोचा। उसने रॉबिन विलियम्स की याददाश्त बदलने पर विचार किया था ताकि उसे सुनिधि की तरह अपना मोहरा बनाया जा सके। हालांकि कुछ देर विचार करने के बाद रोहित ने इस विचार को त्याग दिया। दुश्मन आखिर दुश्मन ही होता है। वह इतना नासमझ नहीं था कि दुश्मनों को अपने पास रखे। इसके अलावा, रॉबिन विलियम्स एक चतुर व्यक्ति था और भले ही उसकी याददाश्त बदल दी जाती, लेकिन एक बार जब उसे एहसास होता कि क्या हुआ है, तो वह फिर से रोहित के खिलाफ खड़ा हो सकता था। जेमिनाई सेड। रोहित ने शांत भाव से कहा, संभावना कम थी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी इस दांव पर नहीं लगा सकता था। इसलिए उसके इस दुनिया से मिट जाने के बाद ही मुझे सुकून मिला। पीपी टिल्ड। तभी एक लग्जरी कार का हॉर्न बजा और वह रोहित के बगल में आकर रुकी। कार की खिड़की नीचे हुई और धूप का चश्मा पहने सुनिधि ने मुस्कुराते हुए अपना सिर बाहर निकाला। मुझे पता था कि तुम यहीं होगे, इसलिए मैं थोड़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कैसा रहा? सब कुछ सुचारू रूप से हुआ होगा, क्योंकि परिमल के हस्तक्षेप के बिना रॉबिन विलियम्स जैसा साधारण इंसान कोई परेशानी खड़ी नहीं कर सकता था। रोहित कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। उसने कहा, कल तक ये खबर पूरे फ्रेंच सर्कल में फैल जाएगी। अब जब हमारे पास अभी भी समय है, तो तुम्हें क्या लगता है कि अगला निशाना कौन होना चाहिए? सुनिधि ने अपने पास रखे कुछ दस्तावेजों को पलटा। रॉबिन विलियम्स और परिमल के जाने से कंपनी के कामकाज में निश्चित रूप से दिक्कतें आएंगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि अब हम फ्रेंच सर्कल के किसी प्रमुख घोस्ट मास्टर को निशाना बनाएं। तभी हम अपनी इस शुरुआती चाल से बड़े परिणाम हासिल कर पाएंगे। ये देखते हुए कि तुमने मुख्यालय में पहले ही रणधीर का काम तमाम कर दिया है,
व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि ये दो लोग हमारे अगले लक्ष्य हो सकते हैं। ये कहते हुए उसने 2 प्रोफाइल बाहर निकाली। ये दोनों प्रोफाइल रोहन और चाली की थीं। रोहित ने प्रोफाइल ली और उन्हें ध्यान से देखने लगा, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये दोनों ही घोस्ट मास्टर थे। वह उनमें से एक, रोहन से मिल चुका था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह 3 भूतों को नियंत्रित करता है और मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण पद पर है। साथ ही वह टीम लीडर के पद के लिए भी एक प्रमुख उम्मीदवार था। जहां तक चाली नाम के व्यक्ति की बात थी, ईमानदारी से कहूं तो रोहित उसे नहीं पहचानता था। जेमिनाई सेड। रोहित ने मन ही मन महसूस किया कि यह निश्चित रूप से फ्रेंड्स सर्कल के भीतर छिपा हुआ कोई टॉप टियर घोस्ट मास्टर होगा, क्योंकि कोई भी शक्ति अपने सभी मोहरों को खुलेआम प्रदर्शित नहीं करती। क्या केवल यही 2 उम्मीदवार हैं? रोहित ने अचानक पूछा। सुनिधि एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर जवाब दिया, फ्रेंड्स सर्कल में शामिल होने वाले बहुत से लोग हैं और काफ़ी संख्या में घोस्ट कंट्रोलर्स भी हैं, लेकिन मुख्य चेहरे बहुत कम हैं। शायद तुम कॉर्पोरेट अध्यक्षों को निशाना बनाने में रुचि नहीं रखते होगे। वे लोग केवल वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं और वास्तविक स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकते। हालांकि रोहन और चाली के अलावा इस शहर में एक और घोस्ट कंट्रोलर है, लेकिन मैं तुम्हें उसे अपना पहला लक्ष्य बनाने की सलाह नहीं देती। रोहित ने पूछा, वह व्यक्ति कौन है? मेरे पास उसकी खुफिया जानकारी नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि उसका नाम रमन है, उम्र लगभग 25 साल। फ्रेंड्स सर्कल आज जहाँ पहुँचा है, वह काफ़ी हद तक उसकी मौजूदगी के कारण है। अन्यथा दाह शहर के पैरानॉर्मल फोरम और नितिन के साथ हुई पिछली भिड़ंत के बाद हम पहले ही हार चुके होते। नितिन। ये दूसरी बार था जब रोहित ने किसी और के मुंह से यह नाम सुना था। पिछली बार जब वह सुनीता को बचाने और घटना को सुलझाने गया था, तब माइकी ने इसका उल्लेख किया था। माइकी, तम्मनी और अन्य लोग पैरानॉर्मल फोरम के सदस्य हैं। अगर उसकी याददाश्त सही थी तो नितिन को इस क्षेत्र के शीर्ष घोस्ट कंट्रोलर्स में से एक माना जाता था, जिसने पैरानॉर्मल फोरम की स्थापना की थी और वह काफ़ी वरिष्ठ भी था। क्या ये रमन नितिन का मुकाबला करने में सक्षम है? रोहित ने अपना संदेह व्यक्त किया। वह कम से कम उस स्तर पर तो है ही। तुम नितिन के बारे में जानते हो, तो तुम्हें उसके स्वभाव के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। हालांकि वह कभी कभी थोड़ा विक्षिप्त हो सकता है, लेकिन जब वह सख्त होता है तो वह बिल्कुल उस प्रकार का व्यक्ति है जो आपके पूरे खानदान का सफाया कर दे, सुनिधि ने कुछ लाचारी से कहा। तथ्य यह है कि रमन नितिन को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। ये दिखाता है कि वह कितना खतरनाक है। फ्रेंड्स सर्कल की शक्ति वास्तव में कम आंकने वाली नहीं है, रोहित ने गंभीरता से कहा। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास चाली को निशाना बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सही कहा, रोहन मुख्यालय में शामिल हो चुका है और अगर उसे मारा गया तो मुझे संदेह है कि मुख्यालय को जवाब देना मुश्किल होगा। चाली के साथ ऐसी कोई आशंका नहीं है। अगर तुम उसे खत्म कर देते हो तो मुख्यालय निश्चित रूप से एक शब्द भी नहीं कहेगा। आखिर इस आदमी के हाथ साफ नहीं हैं, उसके नाम के इस रिकॉर्ड्स का ढेर लगा है। अगर मौजूदा स्थिति इतनी नाजुक न होती तो उसके जैसे लोगों से बहुत पहले ही निपट लिया गया होता। सुनिधि ने सिर हिलाया, उसे लगा कि यह चुनाव बिल्कुल सही है। क्या हम अभी चलें? मुझे अंदाजा है कि चाली कहाँ हो सकता है, उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। पहले कहीं और चलते हैं, रोहित ने एक पता बताते हुए कहा। ये वही पता था जो रॉबिन विलियम्स ने उसे दिया था, जिसका दावा था कि इसके भीतर मौजूद सामग्री उसके परिवार की सुरक्षा के बदले सौदा करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, सुनिधि ने कारण नहीं पूछा, उसने तुरंत कार स्टार्ट कर दी। उसी दौरान एक नई घटना। शहर के एक हाई एंड आवासीय परिसर में एक निवासी के घर पर एक व्यक्ति जो दिन भर काम करके लौटा था, उसने घर पहुंचते ही दरवाज़ा खोला और कुछ आवाज़ें दी, लेकिन उसे घर में कोई नहीं मिला। आमतौर पर उसकी पत्नी इस समय तक काम से वापस आ जाती थी। घर की लाइटें जल रही थीं, टीवी चालू था, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। क्या वह कुछ खरीदने नीचे गई है? उस व्यक्ति ने मन ही मन सोचा। वह रसोई में गया, पानी पिया और तभी उसकी नज़र फर्श पर पड़ी। वहां कुछ अजीब से गीले पैरों के निशान थे जो बेडरूम की ओर जा रहे थे। वे निशान किसी साधारण पानी के नहीं, बल्कि गहरे रंग के और चिपचिपे लग रहे थे। जेमिनाई सेड। उस व्यक्ति ने अपने चमड़े के जूते उतारे, चप्पलें पहनी और लिविंग रूम में चला गया। तभी अचानक उसकी नज़र सोफे के ऊपर दीवार पर लटके यूरोपीय शैली के फ्रेम वाली एक तैलचित्र पर पड़ी। वह पेंटिंग काफ़ी पुरानी लग रही थी और घर की आधुनिक मिनिमलिस्ट सजावट के साथ बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। उसमें से प्राचीन कलात्मकता की एक अजीब सी महक आ रही थी। ये पेंटिंग कब खरीदी गई? आदमी ने खुद से सवाल किया। वह चाहकर भी अपनी नज़रें उस पर से हटा नहीं पा रहा था और उसे बार बार देखने लगा। पेंटिंग का फ्रेम गहरे लाल रंग का था।
ये स्पष्ट नहीं था कि यह इसके मटेरियल के कारण था या कुछ और, लेकिन उसकी उखड़ती हुई परतें और फीका रंग उसे बहुत पुराना दिखा रहे थे। पेंटिंग में एक पुराना घर दिखाया गया था, लेकिन वह घर सिर्फ एक पृष्ठभूमि था और उतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था। महत्वपूर्ण वह आकृति थी जो उस घर के सामने खड़ी थी। पेंटिंग धुंधली थी, बहुत स्पष्ट नहीं, उस आकृति के न्याय नक्श पहचाने नहीं जा रहे थे, लेकिन यह निश्चित था कि वह एक स्त्री होनी चाहिए। वह एक धुंधली कलात्मकता का एहसास दे रही थी। इसके अलावा पूरी पेंटिंग का रंग बहुत गहरा और दाग था। उस आकृति की अस्पष्ट विशेषताओं और मंद पृष्ठभूमि के बीच से एक अकथनीय और भयानक विचित्रता रिस रही थी। आदमी ने और करीब से देखा और अचानक आगे बढ़कर पेंटिंग के एक कोने को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने महसूस किया कि वह पेंटिंग के अंदर की कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि लाल रंग की एक बूंद थी जो किसी तरह कैनवास पर टपक गई थी। नहीं, ये रंग नहीं लग रहा था, बल्कि ताजे खून की एक बूंद थी। बिना साफ किए ही इसे टांग दिया, कितनी गंदी है। आदमी ने सिर हिलाया और हाथ धोने के लिए वॉशरूम की ओर मुड़ गया। जैसे ही वह आदमी मुड़ा, पेंटिंग के उसी हिस्से से ताजे खून की कुछ और बूंदें रिसने लगीं। पेंटिंग के अंदर एक धुंधली और अदृश्य जगह पर स्ट्रैपी ड्रेस पहनी एक आधुनिक महिला का चित्रण उभर आया था। उस महिला का शरीर क्षत विक्षत था, केवल आधा हिस्सा ही बचा था और उसमें से लगातार खून बह रहा था जो एक छोटी धारा बना रहा था। ये खून रास्ते के अंत तक बहता हुआ ठीक पेंटिंग फ्रेम के दाएं निचले कोने तक पहुंच रहा था, जहां से अभी अभी ताज़ा खून बाहर निकला था।